बैक टू माय यूट्यूब चैनल नीट टू नेट। तो पिछले कल हमने थोड़ी सी इंट्रोडक्शन पढ़ी थी सेल बायोलॉजी के बारे में, सेल की डिस्कवरीज के बारे में कि किसने किसने डिस्कवर किया था, क्या सेल थ्योरी थी, क्या उसके एक्सेप्शंस थे। इसके बारे में हमने पिछली वीडियो में पढ़ा है। अब हम इससे आगे वाला पार्ट करेंगे जो कि है आपका टाइप्स ऑफ सेल्स। लेकिन टाइप्स ऑफ सेल जानने से पहले आपको सेल की थोड़ी सी एवोल्यूशन के बारे में मैं बताऊंगी, ताकि आपको ये पता चल जाए कि वो सेल एक सेल से दूसरे सेल में चेंज हुआ तो हुआ कैसे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का पहला टॉपिक जो कि है एवोल्यूशन ऑफ द सेल। एवोल्यूशन का मतलब होता है द पीरियड ऑफ टाइम जब पर्टिकुलर किसी स्ट्रक्चर में, किसी ऑर्गेनिज्म में चेंजेस आते हैं। और ये चेंजेस इसलिए आते हैं ताकि वो अपने आप को हमारे सराउंडिंग में, हमारी जितनी भी एनवायरनमेंट है उसमें अपने आप को अडेप्ट कर सके, अपने आप को फिट कर सके। इसको हम एवोल्यूशन कहते हैं। तो वैसे ही सेल भी, जब प्रिमिटिव अर्थ में जो सेल था उसमें कुछ करेक्टरिस्टिक्स ऐसे थे जो उस टाइम के लिए सुटेबल और फेवरेबल थे। लेकिन जैसे जैसे अर्थ में और ज़्यादा चेंजेस आने लगे, एनवायरनमेंट में और ज़्यादा चेंजेस आने लगे, तो सेल ने भी अपने आप को विद दैट कोर्स ऑफ टाइम अपने आप को क्या करा, इवॉल्व करा। तो उसी की एवोल्यूशन के बारे में हम थोड़ा-सा जान लेते हैं पहले। तो सबसे पहले जब प्रिमिटिव अर्थ थी तो आपको पता ही है कि प्रोटोबायोन्ट्स वगैरह थे, वहाँ से सबसे पहला जो सेल बना था वो प्रोकैरियोटिक सेल बना था। प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या थे? सिंपल इंटरनल स्ट्रक्चर था उनका, छोटे-छोटे सेल्स थे, ठीक है? जैसे बैक्टीरियाज़ वगैरह हो गए, है ना? तो बाद में जैसे-जैसे अर्थ में चेंजेस आते गए, ये प्रोकैरियोटिक सेल्स अपने आप को बड़े और कॉम्प्लेक्स यूकैरियोटिक सेल्स में क्या करने लग गए? चेंज करने लग गए। पहले ये प्रोकैरियोट्स जो थे वो जो तुम्हारे बैक्टीरियाज़ हैं, ये ब्लू ग्रीन एल्गीज़ हैं, इनमें प्रेज़ेंट था, ठीक है? लेकिन जैसे-जैसे पीपीएलओ है, जैसे-जैसे एवोल्यूशन हुई और ये यूकेरियोट्स की तरफ को चेंज होने लगे, तो ये सेल्स कॉम्प्लेक्स भी होते गए, बड़े भी होते गए और हायर एनिमल्स और प्लांट्स में पाए जाने लगे। जो सबसे पुराना यूकेरियोटिक सेल है, वो 1.5 बिलियन ईयर्स अगो जो है इवॉल्व हुआ है। 3 मेजर चेंजेस हुए, जिस मतलब कि जब प्रोकैरियोट से यूकेरियोट्स बने तो उस दौरान 3 मेजर चेंजेस हुए। वो चेंजेस क्या-क्या थे, हम एक-एक करके उनको डिस्कस करते हैं। अब जैसे ही प्रोकैरियोट से यूकेरियोट की तरफ को सेल का सफ़र शुरू हुआ, तो उस दौरान सबसे पहले तो डीएनए ज़्यादा सेल एक्वायर करने लगा। प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी डीएनए होता है, लेकिन वो इतना कॉम्प्लेक्स नहीं होता है। जैसे-जैसे वो यूकेरियोट की तरफ को जाने लगा, वो ज़्यादा डीएनए एक्वायर करने लगा। और अब उस डीएनए को, आपको पता है डीएनए किस तरह से कॉम्पैक्टली ऑर्गेनाइज़्ड होता है न्यूक्लियस के अंदर। तो उस पर्टिकुलर इतने सारे डीएनए को कॉम्पैक्टली डिस्क्रीट कॉम्प्लेक्सेस में फिट कराने के लिए उसका मैकेनिज़्म भी साथ-साथ में क्या हो गया, इवॉल्व हो गया। आपको पता है डीएनए की जब हम पैकेजिंग करते हैं, अगर नहीं भी पता होगा तो हम फर्दर आगे क्लासेस में पढ़ेंगे। तो आपको पता है जब डीएनए की पैकेजिंग होती है तो एक प्रोटीन उसके साथ जुड़ी होती है जिसको हम हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं। तो ये सारी चीज़ों में क्या आया, चेंजेज़ आने लगे। जैसे-जैसे डीएनए का कंटेंट बढ़ने लगा, तो उस डीएनए को फ़ोल्डिंग के लिए मैकेनिज़्म भी इवॉल्व हुए। कुछ प्रोटीन्स थी जो उसके साथ एसोसिएटेड, वो भी इवॉल्व हुई। जब डॉटर सेल में सेल डिवीज़न के दौरान में डॉटर सेल में इक्वली डिवाइड होगा, वो सारी मैकेनिज़्म्स क्या होने लगे, साथ-साथ में इवॉल्व होने लगे, जैसे-जैसे प्रोकैरियोट से यूकेरियोट की तरफ वो सेल जाने लगा। फिर इसके बाद बोलता है कि जैसे ही सेल बड़ा हुआ, उसमें इंट्रासेलुलर मेम्ब्रेन ऑर्गेनेलीज भी डेवलप होने लगी। इंट्रासेलुलर मतलब विद इन द सेल जो है मेम्ब्रेन ऑर्गेनेलीज, ऐसी ऑर्गेनीज ऑर्गेनेलीज ऑर्गेनेलीज तो उसमें भी थी प्रोकैरियोट में, लेकिन वो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज वहां पर नहीं थी। जैसे जैसे इवॉल्व हुआ, प्रोकैरियोट से यूकैरियोट की तरफ जाने लगा, तो यूकैरियोट्स में क्या होने लगा, जो ऑर्गेनेलीज थी वो मेम्ब्रेन बाउंड होने लगी। यूकैरियोटिक सेल का जो न्यूक्लियस है, उसमें आपको पता है क्या है, सेल का सारा डीएनए उसमें एनक्लोज है। और वो न्यूक्लियस क्या है, डबल मेम्ब्रेन्ड है। ये हम एक-एक करके जब हम सेल का एक-एक स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे, वहाँ पर पढ़ेंगे कि डबल मेम्ब्रेन, सिंगल मेम्ब्रेन या नो मेम्ब्रेन वाला क्या सिस्टम है। अभी फिलहाल के लिए आप इतना याद रखिए कि जैसे ही यूकैरियोट में आया, तो यूकैरियोट का न्यूक्लियस डीएनए कंटेन करता था अपने अंदर और डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर था। और जो साइटोप्लाज़्म था उस सेल का, वो क्या था, ऐसा एरिया था जहाँ पे ज़्यादातर मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो थे सेल के वो होते थे। एक-एक चीज़ हम ब्रीफली पढ़ेंगे इन स्ट्रक्चर्स को, अभी तो मैं जस्ट आपको थोड़ा-सा एवोल्यूशन के बारे में बता रही हूँ। आप एक-एक स्ट्रक्चर सेल का जानेंगे, ऑर्गेनेलीज़ को जानेंगे कि कौन-सी ऑर्गेनेली का क्या काम है, न्यूक्लियस का क्या काम है, सेल मेम्ब्रेन्स का क्या काम है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, साइटोप्लाज़्म का क्या काम है। अभी फिलहाल आप इसको समझिए जो मैं समझा रही हूँ। फिर तीसरा पॉइंट बोलता है कि जो प्रिमिटिव यूकेरियोटिक सेल्स थे, जो कि पहले क्या कर सकते थे, ना तो फोटोसिंथेसिस कर सकते थे, ना उनमें कोई एरोबिक मैकेनिज़्म था, तो उन्होंने अपने आप को किसके साथ में म्यूचुअली एसोसिएट कर दिया, सिम्बायोटिकली एरोबिक बैक्टीरियाज़ और फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के साथ अपने आप को डीप पार्टनरशिप करवा ली, ठीक है? पहले के जो यूकेरियोटिक सेल्स थे ना, उनमें क्या था, ये कैपेसिटी नहीं थी कि वो फोटोसिंथेसिस कर सकें या फिर एरोबिक मैकेनिज़्म कर सकें। तो उन्होंने वहाँ पर जो एरोबिक बैक्टीरिया थे और जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया थे, उनको पकड़ा और उनके साथ में एक
सिम्बायोटिक एसोसिएशन बना ली और ये एक ऐसी एसोसिएशन बनी जो कि परमानेंट थी, जो टाइम के साथ में खत्म नहीं हुई, ये बनी रही। और जैसे-जैसे एवोल्यूशन होती गई मॉडर्न यूकेरियोट में क्या हुआ, जो ये पुराना फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया था, ये चेंज होके किसमें बन गया, क्लोरोप्लास्ट में बन गया, चेंज हो गया। और जो तुम्हारा एरोबिक बैक्टीरिया था, वो इवॉल्व किसमें हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया में। आपको पता ही है माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट क्या है, सेल की ऑर्गेनेलीज़ है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज़ है ये। पहले क्या थी ये, पुराने यूकेरियोटिक सेल में, ये कोई बैक्टीरियाज़ थे, एरोबिक बैक्टीरिया और फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, जिन्होंने प्रिमिटिव यूकेरियोटिक सेल के साथ में एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाई। और ये एसोसिएशन इतनी परमानेंट थी कि जैसे-जैसे इवोल्यूशन होती गई, इन दोनों बैक्टीरियाज़ ने भी अपने आप को इवॉल्व कर दिया और यूकेरियोट में, जो मॉडर्न यूकेरियोट है, उसमें 2 नए स्ट्रक्चर्स या ऑर्गेनेलीज़ डेवलप हो गई, इन्हीं से ही, जिनको हम माइटोकॉन्ड्रिया या क्लोरोप्लास्ट के नाम से अब जानते हैं। तो ऐसे-ऐसे प्रोकैरियोट से यूकेरियोट बना। ये मैंने आपको जस्ट क्रिस्प क्रिस्प नोट्स में जो है आपको एक मैंने बता दिया कि कैसे एवोल्यूशन होगा, क्या चेंजेस हुए होंगे। अब हम टाइप्स ऑफ सेल, जैसे कि हमें पता चल गया अब 2 सेल्स हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक सेल्स। तो इनमें क्या डिफरेंसेस है, उनके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है ना, इसमें आपके बैक्टीरिया, मतलब जो आप किंगडम्स पढ़े पढ़े होंगे आपने, क्योंकि हम सेल पढ़ रहे हैं तो आगे भी पढ़ाऊँगी मैं, लेकिन आपने पढ़ा ही होगा कि जो किंगडम मोनेरा होता है, उसके सारे ऑर्गेनेलीज़ सॉरी नॉट ऑर्गेनेलीज़, जितने ऑर्गेनिज़म्स होते हैं वो सारे प्रोकैरियोटिक सेल बेयर करते हैं। और उसके ऊपर के जितने भी हैं प्रोटिस्टा टू लेकर एनीमिलिया, वो सारे यूकेरियोटिक सेल बेयर करते हैं। ठीक है? ये तो चलिए आपको पता ही है, या नहीं भी पता है हम आगे बढ़ेंगे। अभी हम फिलहाल प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकेरियोटिक सेल्स के बीच का डिफरेंस जान लेते हैं कि इन दोनों में क्या है। ऑलमोस्ट सारे सेल्स प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक है ना, सेम होंगे, कुछ-कुछ डिफरेंसेस होंगे दोनों सेल्स में। सबसे पहला डिफरेंस है हमारा सेल साइज़। जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है, मैंने बताया आपको उसका साइज़ क्या होता है, स्मॉल होता है, 0.1 टू 2 माइक्रोमीटर इसका डायमीटर होता है। जहाँ यूकेरियोटिक सेल आप देखोगे तो उसका डायमीटर क्या है, थोड़ा बड़ा है, वो 10 से 100 माइक्रोमीटर तक के साइज़ के होते हैं। एनवेलप की बात करें, मतलब उसकी जो कवरिंग है सेल की, उसकी बात करें, तो प्रोकैरियोटिक सेल में बाहर एक ग्लाइकोकैलिक्स होगा, फिर सेल वॉल होगी, फिर सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी। ग्लाइकोकैलिक्स क्या है, ग्लाइकोकैलिक्स जो है एक पॉलीसैकेराइड है, एक म्यूसिलेजिनस शीथ है, मतलब एक म्यूकस की बनी हुई एक चिपचिपी सी शीथ है बाहर से सेल के। जैसे आप प्रोकैरियोटिक या बैक्टीरिया से जाओगे ना और एनिमल की सेल की तरफ को जाओगे, आप देखोगे कि एक-एक करके ये सारी लेयर्स कम होती जा रही हैं। बैक्टीरिया में आपको ये 3 लेयर्स देखने को मिलेंगी। सबसे बाहर ग्लाइकोकैलिक्स देखने को मिलेगा, फिर उसके अंदर सेल वॉल देखने को मिलेगी, फिर उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन देखने को मिलेगी। वहीं जब आप यूकेरियोटिक सेल में जाओगे, तो वहाँ पर आपको ग्लाइकोकैलिक्स हट जाएगा, सेल वॉल, ग्लाइकोकैलिक्स कहीं काफ़ी हद तक होता भी है ना, पर उसका काम वहाँ पर जो है वो एज़ अ रिसेप्टर का काम हो जाता है। चलो वो भी हम डिस्कस करेंगे आगे। वो भी हट जाएगी। सेल वॉल भी, अगर एनिमल सेल है तो सेल वॉल नहीं होगी, प्लांट सेल है तो सेल वॉल होगी, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो होगी ही होगी। मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों में है, ठीक है? सेल वॉल और ग्लाइकोकैलिक्स प्रोकैरियोटिक सेल में है, यूकेरियोटिक सेल में सेल वॉल सिर्फ एनिमल सेल में होगी, सॉरी प्लांट सेल में होगी, एनिमल सेल में नहीं होगी। तो ये इसके एनवेलप्स हो गए। फिर न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन। न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि जो न्यूक्लियस है प्रोकैरियोट के केस में, वो एब्सेंट होगा, एक ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस नहीं होगा। मतलब एक पूरा मेम्ब्रेन बाउंड, डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है न्यूक्लियस पे आपका, वो वहाँ पे नहीं होगा। उसकी जगह पे जो है न्यूक्लियोइड वहाँ प्रेज़ेंट होगा। न्यूक्लियोइड्स क्या होते हैं? न्यूक्लियोइड्स जो होते हैं न्यूक्लियस की तरह ही होते हैं, पर फॉल्स न्यूक्लियस होते हैं। इर्रेगुलरली शेप्ड रीजन होता है प्रोकैरियोटिक सेल के बीच में, जहाँ न्यूक्लियस होता है ना उसकी जगह पे, जिसमें सारा जेनेटिक मटीरियल ऐसे खुले में पड़ा होता है। जो क्रोमोसोम्स होते हैं इन प्रोकैरियोट्स के, वो सर्कुलर होते हैं और उनकी लेंथ जो होती है ना काफ़ी बड़ी-बड़ी लार्ज होती है एज़ कम्पेयर टू उनके सेल के कंपैरिज़न में। सेल छोटा होगा लेकिन उसके क्रोमोसोम्स की लेंथ क्या होगी? बहुत ज़्यादा होगी। तो वो क्या होते हैं, अब आप देखो छोटा-सा जगह है ना? उसमें आपको एक बड़ा-सा धागा दे दिया है, उसमें आप फिट करो, तो आप कैसे करोगे? मान लो जैसे आपका आपने देखा होगा एयरफ़ोन का एक केस आता है, जो वायर्ड एयरफ़ोन्स होते हैं उसका एक केस आता है, छोटा-सा राउंड कलर का। अब वो केस छोटा है, लेकिन एयरफ़ोन्स की लेंथ क्या है आपकी? बहुत लंबी है। तो आप क्या करते हो उसको पूरा ऐसे मिंगल करके उसके अंदर डाल देते हो। तो जो आपने मिंगल करके एयरफ़ोन्स को उस केस में डालते हो ना, तो वैसे ही न्यूक्लियोइड भी है। न्यूक्लियस का जो प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम्स हैं, वो राउंड हैं और लंबे-लंबे साइज़ के हैं, सेल से भी बड़े हैं। तो वो अपने आप को उस सेल में कैसे फिट करेंगे? अपने आप को पूरा ऐसे क्रम्बल करके अपने आप को उसमें फिट कर लेंगे। तो उसी स्ट्रक्चर को, जो क्रम्बल्ड स्ट्रक्चर हमें क्रोमोसोम्स का वहाँ पे दिख रहा है, जो खुले में पड़ा हुआ है ऐसे धागों की तरह, ठीक है? उसको न्यूक्लियोइड बोलते हैं। तो जो आपका प्रोकैरियोटिक सेल है, उनके केस में न्यूक्लियोइड प्रेज़ेंट होता है, कोई ट्रू न्यूक्लियस या ऑर्गेनाइज़्ड न्यूक्लियस प्रेज़ेंट नहीं होता। जबकि यूकेरियोटिक सेल्स में एक ऑर्गेनाइज़्ड न्यूक्लियस प्रेज़ेंट होता है और वो न्यूक्लियस भी डिफरेंशिएटेड होता है डिफरेंट रीजन में। उस न्यूक्लियस के बाहर एक अलग एनवेलप होगा, उसके अंदर न्यूक्लियाई प्रेज़ेंट होगा, जैसे न्यूक्लियाई इसमें प्रेज़ेंट है, वैसा ही न्यूक्लियोइड इसमें भी प्रेज़ेंट है। लेकिन फ़र्क सिर्फ़ इतना है कि इस न्यूक्लियोइड के बाहर एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, एक डबल मेम्ब्रेन लेयर है, जबकि प्रोकैरियोट्स के केस में ये न्यूक्लियोइड खुले में ऐसे ही पड़ा हुआ है और साथ में न्यूक्लियोप्लाज़्म भी है। ठीक है? ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे एक-एक टर्म को बाद में। फिर बात करते हैं डीएनए एंड हिस्टोन। तो प्रोकैरियोट्स के केस में डीएनए तो होगा, लेकिन वो डीएनए कैसा होगा? नेक्ड होगा, मतलब कि वो हिस्टोन्स के साथ में एसोसिएटेड नहीं होगा। हिस्टोन्स क्या होते हैं? हिस्टोन्स स्पेशल प्रोटीन्स होती हैं जो डीएनए की पैकेजिंग में काम करती हैं। ठीक है? 8 हिस्टोन प्रोटीन होती है, उसके ऊपर से डीएनए अपने आप को इस तरह से कॉइल करता है और वैसे आप उसको पैक करता है। लेकिन प्रोकैरियोट्स के केस में डीएनए तो होगा, लेकिन वो हिस्टोन प्रोटीन्स उसकी पैकेजिंग के लिए नहीं होंगी। वहीं यूकेरियोटिक सेल में जो है आपको डीएनए जो है इन हिस्टोन प्रोटीन्स के साथ एसोसिएटेड मिलेगा।
फिर आते हैं सेलुलर प्रोसेसेस में। सेलुलर प्रोसेसेस में आ जाते हैं ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन में, जो कि प्रोकैरियोट्स के केस में साइटोप्लाज्म में होती है। ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन क्या होती है? डीएनए से आरएनए का बनना, आरएनए से प्रोटीन का बनना। ये सारी प्रोसेसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन बोलते हैं। तो जो प्रोकैरियोट है उसमें तो ये दोनों चीज़ें होंगी, ट्रांसक्रिप्शन भी होएगी, ट्रांसलेशन भी होएगी, लेकिन कहाँ होएगी? साइटोप्लाज्म के अंदर होएगी। वहीं पर अगर मैं यूकेरियोट्स की बात करूँ तो उनमें ट्रांसक्रिप्शन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर होती है, जबकि ट्रांसलेशन जो है वो साइटोप्लाज्म के अंदर होती है, ठीक है? फिर प्लाज़्मिड की बात करते हैं। प्लाज़्मिड क्या होता है? प्लाज़्मिड आप आगे पढ़ेंगे। प्लाज़्मिड मैक्सिमम टाइम जो हम बायोटेक्नोलॉजी में इसकी बहुत इंपॉर्टेंस देखते हैं। एक स्मॉल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल होता है जो बैक्टीरिया में पाया जाता है और बाकी माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज़म्स में भी पाया जाता है। ये बिल्कुल क्रोमोसोमल डीएनए से क्या होता है? सेपरेट होता है और उसमें रेप्लिकेट इंडिपेंडेंटली करने की कैपेबिलिटी होती है। मतलब वैसे तो जब डीएनए क्रोमोसोम्स रेप्लिकेट करते हैं ना, तभी सारी चीज़ें रेप्लिकेट करती हैं। लेकिन इनके केस में ऐसा है कि ये अपने आप को बिना क्रोमोसोमल रेप्लिकेशन के भी अपने आप को अलग से रेप्लिकेट कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल हमारा जो है वो बायोटेक्नोलॉजी में प्ले करते हैं। अब बात करते हैं इनमें, अब ऑब्वियस सी बात है बैक्टीरियाज़ में जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, वहीं से हम ज़्यादातर प्लाज़्मिड को यूज़ के करते हैं। तो प्लाज़्मिड यू इसमें प्रोकैरियोट्स में प्रेज़ेंट होंगे, लेकिन यूकैरियोट्स में ये एब्सेंट होंगे। फिर राइबोसोम की बात करते हैं, तो राइबोसोम्स प्रोकैरियोट्स में 70 एस टाइप के होंगे और यूकैरियोट्स में 80 एस टाइप के होंगे, और जो आपके माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट्स हैं उनमें 55 एस टाइप के प्रेज़ेंट होंगे। सेल ऑर्गेनेलिज़ अभी बताया यूकैरियोट्स में प्रेज़ेंट होंगे और मेम्ब्रेन बाउंड होंगे, और दूसरे में क्या होंगे? एब्सेंट होंगे। ऐसा भी नहीं है कि सारे ऑर्गेनेलिज़ जो हैं वो एब्सेंट होंगे प्रोकैरियोट्स में, जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज़ है वो एब्सेंट होंगे। बाकी के जो आपके राइबोसोम्स हो गए, बाकी आपके जो ये हैं सिंगल लेयर्ड वाले हैं, जैसे आपके वैक्यूल्स, आई गेस वैक्यूल्स हो गए, ये सारे जो हैं वो कहाँ पे प्रेज़ेंट होंगे? प्रोकैरियोट्स में भी प्रेज़ेंट होंगे। फिर माइक्रोबॉडीज़ की बात करते हैं। अब माइक्रोबॉडीज़ प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट है, यूकैरियोट्स में प्रेज़ेंट है। माइक्रोबॉडीज़ क्या हैं? ये माइक्रोबॉडीज़ जो है साइटोप्लाज़्म ऑफ द सेल में प्रेज़ेंट होती हैं। इनको साइटोसोम्स भी बोलते हैं। बहुत छोटी होती हैं साइज़ में, 0.2 टू अराउंड 1.5 माइक्रोमीटर तक की होती हैं, और हम इनको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू ही देख सकते हैं। अब ये तो हमें पता चल गया कि माइक्रोबॉडी दिखती ऐसी हैं, इतना साइज़ की होती है, पर इनका काम क्या होता है एक्चुअल में? तो ये बहुत सारी बायोकेमिकल रिएक्शंस जो सेल के अंदर होते रहते हैं, उनमें काम करते हैं ये। इनमें जो एंजाइम्स प्रेज़ेंट होते हैं, वो बहुत सारे रिएक्शंस जैसे फैट का ब्रेकडाउन करना, अमाइनो एसिड्स का ब्रेकडाउन करना, अल्कोहल का ब्रेकडाउन करना, उन सब में ये हेल्पफुल होती हैं। साथ में ये प्लांट्स में फोटो रेस्पिरेशन में भी काम हेल्पफुल होती हैं, और जो पेरोक्साइड्स के जो रेडिकल्स होते हैं ना हमारी बॉडी में बन रहे होते हैं पेरोक्साइड के रेडिकल्स, वो हमारी बॉडी के लिए अच्छे नहीं होते हैं, तो उनकी टाइम टू टाइम डिटॉक्सिफिकेशन करवाने का भी माइक्रोबॉडीज़ का ही काम होता है। समझ गया माइक्रोबॉडीज़ क्या होती हैं? गुड। नेक्स्ट हम चलते हैं साइटोस्केलेटन की तरफ को। साइटोस्केलेटन क्या है? साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर्स हैं जो कि सेल को, उसकी शेप और उसकी इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन को मेंटेन करे रखने में हेल्प करते हैं। मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं एक तरह से ये सेल को, और जितने भी डिवीजन्स और मूवमेंट के टाइम पे एसेंशियल फंक्शंस होते हैं ना, वो भी ये परफॉर्म करते हैं। तो ये प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होते हैं, यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं। फिर बात करते हैं फ्लैजिला की। तो फ्लैजिला एक तरह का लोकोमोटरी ऑर्गन होता है या स्ट्रक्चर होता है, जो कि सेल को लोकोमोशन में हेल्प करवाता है, या सेल के अंदर जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनकी लोकोमोशन कराने में हेल्प करता है। तो प्रोकैरियोट्स में ये अरेंज्ड नहीं होते हैं, होते तो हैं लेकिन अरेंज्ड नहीं होते हैं, और यूकैरियोट्स में ये अरेंज्ड होते हैं 9+2 की फॉर्म में। सब पढ़ेंगे हम बाद में जब टाइम आएगा ना, अभी आप सिर्फ समझो इनको और याद रखो कि किसमें क्या चीज़ प्रेजेंट है और किसमें क्या चीज़ एब्सेंट है। जब आप एक-एक ऑर्गेनेली को अच्छे से पढ़ोगे ना, तब आपको ये सारी चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएँगी कि क्या 9+2 अरेंजमेंट। अभी तो आप सोच रहे होंगे कि 9+2 अरेंजमेंट क्या होता है? ये हम बाद में जब फ्लैजिला को हम इंडिपेंडेंटली पढ़ेंगे ना ऑर्गेनेलिज़्म के बाद, तब हमें समझ आएगा कि अरेंजमेंट्स क्या हैं ये। तो और जो स्ट्रक्चर होता है फ्लैजिला का, वो एक्सोनीम और शीथ में डिफरेंशिएटेड होता है, डिवाइडेड होता है। फिर सेल वॉल, ये तो मैंने बता ही दिया, प्रोकैरियोट्स में जो है भी प्रेज़ेंट होती है और यूकैरियोट्स में भी प्रेज़ेंट होती है, लेकिन यूकैरियोट्स में सिर्फ प्लांट्स में प्रेज़ेंट होती है, एनिमल्स में प्रेज़ेंट नहीं होती है। एक में म्यूरेमिक एसिड से मिलकर बनी होती है और दूसरे में बिना म्यूरेमिक एसिड के मिलकर बनी होती है। अब हम प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस पढ़ लेते हैं। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट तो हमने समझ लिया। अब क्योंकि हमने यूकैरियोट्स में कितनी जगह पढ़ रहे हैं कि अच्छा ये एनिमल में नहीं है, ये प्लांट में नहीं है, तो अब हम अलग से ही देख लेते हैं ना कि प्लांट में और एनिमल में क्या डिफरेंस है दोनों के सेल में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेल वॉल की। अभी बताया कि एनिमल सेल में सेल वॉल होगी? नहीं होगी, उनमें एब्सेंट होगी। प्लांट सेल में सेल वॉल होगी? बिल्कुल होगी, और किसकी बनी होगी? सेल्युलोज़ की बनी होगी, अलग-अलग होती है। फंजाइज़ में काइटिन की बनी होती है। तो ये हम आगे पढ़ेंगे। फिर शेप की बात करते हैं। एनिमल सेल अगर आपने देखा होगा तो राउंड शेप का होता है, इर्रेगुलर शेप होती है। जबकि प्लांट सेल जो होता है वो रेक्टेंगुलर शेप का होता है। जैसे मैं अगर आपको ड्रॉ करके बताऊँ, तो जो एनिमल सेल जब आप बनाते हो ना, तो वो कुछ आप दिख ही ना रहा है, तो थोड़ा-सा मोटा कर देती हूँ।
तो एनिमल सेल जब आप बनाते हो ना, वो आप इस शेप में बनाते हो। यहाँ पे उसका वैक्यूल आ जाएगा और बाकी के ऑर्गेनेलीज़ और साइटोप्लाज़्म यहाँ आ जाएगा। जबकि जब आप प्लांट सेल बनाते हो ना, तो प्लांट सेल को आप इस तरह की शेप में बनाते हो। यहाँ पे वैक्यूल, ये न्यूक्लियस, बाकी माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स कह रही हूँ, बाकी के ऑर्गेनेलीज़ यहाँ आ जाएँगे। तो इसकी शेप जो होती है, देखो इसकी शेप कैसी है? राउंड, और इसकी कैसी है? रेक्टेंगुलर सी शेप है और फिक्स्ड शेप होती है। रेक्टेंगुलर वाली, राउंड वाली ऐसा नहीं है कि पूरी राउंड है ऐसे। कैसी है? इर्रेगुलरली शेप्ड है, ऐसी कोई फिक्स्ड वो नहीं है। चलिए, बाकी पढ़ेंगे अच्छे से, सारे डायग्राम्स देखेंगे, एक-एक ऑर्गेनेली देखेंगे, प्लांट सेल, एनिमल सेल भी देखेंगे क्या है। फिर बात करते हैं सेंट्रियोल्स की। तो सेंट्रियोल्स पहले तो समझ लेते हैं कि सेंट्रियोल्स क्या होते हैं। ये ऑर्गेनेलीज़ साइटोप्लाज़्म में होती हैं, एनिमल सेल के प्रेज़ेंट, चलो पहले बता देती हूँ मैं। प्रेज़ेंट सारे एनिमल सेल्स में होंगे, लेकिन प्रेज़ेंट प्लांट्स में ये सिर्फ़ लोअर फॉर्म्स में ही प्रेज़ेंट होंगी, हायर फॉर्म्स में, प्लांट फॉर्म्स में नहीं प्रेज़ेंट होंगी। अब सेंट्रियोल्स कैसी होती हैं? बैरल शेप्ड की होती हैं। बैरल देखी है? बैरल शेप पता है आपको कैसी होती है? बैरल शेप होती है, जैसे ढोलक की शेप होती है ना आपकी, बिल्कुल वैसी होती है। जैसे कुछ इस तरह की। सॉरी, ये भी मैंने गलत बना दी। ऐसे, थोड़ी-सी बीच से कर्व्ड और यहाँ से ऐसे। इस शेप की आपकी क्या होती हैं? सेंट्रियोल्स होती हैं। ये आपकी कौन-सी शेप है? बैरल शेप है। ठीक है? और एनिमल्स में मैंने बताया प्रेज़ेंट होती है, और प्लांट्स में लोअर फॉर्म्स में होती है। और होती क्या है? साइटोप्लाज़्म में प्रेज़ेंट होती है। क्या रोल करती हैं? माइक्रोट्यूब्यूल्स की ऑर्गेनाइज़ेशन में हेल्प करती है। न्यूक्लियस या बाकी ऑर्गेनेलीज़ की क्या लोकेशन है सेल में, उसको डिटरमाइन करने में हेल्प करती है। सेल डिवीज़न में हेल्प करती है। जब हम सेल वो पढ़ेंगे मियोसिस, माइटोसिस वगैरह, उनमें हम इनका रोल देखेंगे सेंट्रियोल्स का। फिर वैक्यूल की बात करते हैं। वैक्यूल क्या होता है? वैक्यूल एक बड़ा-सा एक कैविटी सी होती है बीच में एक। ठीक है? तो एनिमल्स के केस में ये वैक्यूल्स एक या एक से ज़्यादा होते हैं, और छोटे-छोटे वैक्यूल्स होते हैं। जबकि प्लांट के केस में एक बड़ा-सा सेंट्रल वैक्यूल होता है, जो कि जिसने पूरा 90% ऑफ द वॉल्यूम सेल को ऑक्यूपाई करके रखा होता है। फिर प्लास्टिड्स की बात करते हैं। प्लास्टिड्स क्या हैं? पिगमेंट्स हैं। तो एनिमल्स में तो पिगमेंट्स का कोई काम नहीं है, क्योंकि उनको तो कुछ खाना-वाना बनाना नहीं है अपना। खाना किसको बनाना है? प्लांट्स को बनाना है, फोटोसिंथेसिस करनी है, तो जो प्लास्टिड है, क्लोरोप्लास्ट वगैरह, वो सारे इसमें आएँगे, ठीक है? तो प्लांट्स में प्रेज़ेंट होगा और एनिमल्स में एब्सेंट होगा। न्यूक्लियस की बात करते हैं। तो जो एनिमल सेल है, उसका न्यूक्लियस जो है वो साइटोप्लाज़्म के किसी एक साइड पे पड़ा होगा। पेरिफेरी वाली साइड, कॉर्नर वाली साइड पे कहीं पे न्यूक्लियस होगा। जबकि जो प्लांट सेल है उसका सेंटर में होगा। रिज़र्व फूड मटेरियल की बात करें, एनिमल्स में ग्लाइकोजन और फैट्स है, और प्लांट्स की बात करें उसमें उसमें स्टार्च एंड फैट है। फिर बात करते हैं, ये तो हो गया जी डिफरेंसेस के बारे में। इसके बाद आ जाते हैं टाइप्स ऑफ सेल्स ऑन द बेसिस ऑफ कैपेबिलिटी ऑफ डिवीजन। डिवीजन के बेसिस पर हम 3 तरह के सेल्स पढ़ेंगे। जल्दी-जल्दी से पढ़ते हैं, ईज़ी है बिल्कुल, और मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाऊँगी। पहले हैं अनडिफरेंशिएटेड सेल्स और स्टेम सेल्स। तो ये वो बच्चे हैं जो अभी 5th-6th क्लास में पढ़ते हैं, जिनको अभी तक बिल्कुल पता नहीं है कि इनको अपने फ्यूचर में आगे क्या करना है। ये वो अनडिफरेंशिएटेड सेल्स और स्टेम सेल्स हैं, ठीक है? अनस्पेशलाइज्ड सेल है। एक 5th-6th क्लास का बच्चा क्या है? अनस्पेशलाइज्ड है किसी भी चीज़ में, जो कि माइटोटिक डिवीज़न कर रहे हैं। जो क्या कर रहे हैं? सिर्फ़ पढ़ाई कर रहे हैं वो बच्चे, ठीक है? आगे बढ़ने के लिए। तो ये अनस्पेशलाइज्ड सेल्स हैं, जो न्यू सेल्स बनाते रहते हैं माइटोटिक डिवीज़न से, या टिश्यूज़ बनाते रहते हैं, या कोई भी एक्जिस्टिंग टिश्यू है उसमें कुछ डैमेज-वैमेज हो रहा है, उसको रिपेयर कर रहे हैं। मतलब अभी कुछ काम ही नहीं है इनका, उनको पता ही नहीं है इनको करना क्या है। तो जैसे छोटा बच्चा होता है 5th-6th का, उसको भी पता ही नहीं है उसने फ्यूचर में क्या करना है, तो आपने वैसे सोचना है, वो भी क्या है? अनडिफरेंशिएटेड है, ये भी अनडिफरेंशिएटेड सेल्स हैं। कौन-कौन आते हैं इसमें? जो आपके गोनाड्स की जर्मिनल एपिथेलियम होती है, वो अनडिफरेंशिएटेड सेल्स की बनी होती है। स्टेम सेल्स होते हैं बोन मैरो के, ठीक है? क्योंकि स्टेम सेल्स क्या है? बोन मैरो के, अब उनको नहीं पता है उनको आगे जाके उनका फेट क्या होने वाला है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होते हैं इस प्लांट्स के, वो भी कॉन्स्टेंटली डिवाइड डिवाइड करते रहते हैं, ठीक है? बनाते बनते रहते हैं, लेकिन उनको बनना क्या है आगे जाके, वो बाद में डिसाइड होता है। पहले तो वो जस्ट डिवीज़न करते रहते हैं। तो ये अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं। फिर डिफरेंशिएटेड सेल्स, अब डिफरेंशिएटेड सेल्स कौन हो गए? 10th के बाद वाले बच्चे, जिन्होंने 10th पास कर ली, अब उनको पता है कि उनको क्या करना है। मुझे मेडिकल में जाना है, मुझे नॉन मेडिकल में जाना है, मुझे ह्यूमैनिटीज़ में जाना है, या मुझे कॉमर्स में जाना है, ठीक है? ये वो बच्चे हैं जिनको पता है कि हमने क्या करना है। तो डिफरेंशिएटेड सेल्स क्या हुए? स्पेशलाइज़्ड सेल्स हो गए। इन्होंने एक स्पेसिफिक फंक्शन पकड़ लिया है अब ये उसमें मास्टर होते जाएँगे। उनका स्पेसिफिक फॉर्म हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, फंक्शन हो गया, और ये अब नॉर्मली चेंज नहीं करेंगे, ठीक है? आपने देखा होगा मैक्सिमम बच्चे एक बार 10th के बाद जो स्ट्रीम पकड़ लेते हैं, वो चेंज नहीं करते हैं, ठीक है? अब जिसने मेडिकल ले लिया, वो आगे जाके मेडिकल की पढ़ाई करेगा, जिसने नॉन मेडिकल ले लिया, वो नॉन मेडिकल की पढ़ाई लेके कर लिया। फिर कुछ बच्चे ऐसे शरारती से होते हैं, जो क्या करते हैं, जिनको अभी भी कन्फ्यूजन ही खत्म नहीं हुआ होता है, जो अभी भी इसी डाउट में रहते हैं कि मैंने मेडिकल ले तो लिया है कि मैं पढ़ूँगा ही मेडिकल या पढ़ूँगा मेडिकल, तो वो क्या करते हैं, चलो यार छोड़ो, हमसे मेडिकल नहीं होता, हम कुछ और कोर्स कर लेते हैं आगे जाके। तो उनका क्या हुआ, 11th-12th तो उन्होंने कोर्स से कर ली, लेकिन उसके बाद भी स्टिल उनमें कन्फ्यूजन है, और उन्होंने अपना कोर्स क्या कर दिया बाद में, चेंज कर दिया। तो ऐसे बच्चे किस कैटेगरी में आते हैं? डी डिफरेंशिएटेड सेल्स की कैटेगरी में आते हैं। तो ये सेल्स भी ऐसे ही होते हैं, ठीक है? पहले तो ये एक अपना कुछ फंक्शन कर रहे थे, बाद में इनको एकदम से क्या हुआ कि ये दोबारा से एम्ब्रियोनिक और अनडिफरेंशिएटेड स्टेट में चले गए, और ये अब दोबारा से क्या करेंगे, नया फंक्शन ढूँढेंगे अपने अपने लिए। अब वो पुराना वाला नहीं करेंगे, अब ये चेंज कर देंगे, दोबारा से डिफरेंशिएशन करेंगे, दोबारा से अपना रोल ढूँढेंगे। ये किनमें देखी जाती है? डाइकोट प्लांट्स में देखी जाती है।
और कब देखी जाती है? जब डाइकोट प्लांट्स में सेकेंडरी ग्रोथ हो रही होती है, उस दौरान देखी जाती है। ये रीजेनरेशन के प्रोसेस के टाइम पे भी देखी जाती है। रीजेनरेशन क्या होती है? जब एक एनिमल क्या प्लांट भी कोई अपना लॉस्ट पार्ट को जो है दोबारा से रीजेनरेट कर देता है, उस दौरान भी ये जो है देखी जाती है डी डिफरेंशिएशन प्रोसेस। ये सिलेंट्रेट्स और एकाइनोडर्म्स में देखी जाती है क्योंकि इनमें रीजेनरेशन की कैपेबिलिटी भी है। और ये जो कैपेसिटी है सेल्स की डी डिफरेंशिएशन करने की, इससे ये पता चलता है कि सेल जो है अपना जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को क्या करके रखते हैं, रिटेन करके रखते हैं। ठीक है? समझ में आ गई आपको ये चीज़ें जो मैंने आपको बताई अभी कि अनडिफरेंशिएटेड सेल्स कौन से सेल्स हैं, जो कि अभी सिर्फ़ डिवाइड कर रहे हैं, उनको अपना रोल नहीं पता है कि उनको आगे जाके क्या फंक्शन परफ़ॉर्म करना है। डिफरेंशिएटेड सेल्स वो हैं जो कि स्पेशलाइज़्ड सेल है, अब उनको पता है उनका ये स्पेसिफिक फंक्शन है, वो वही काम करेंगे। डी डिफरेंशिएटेड सेल्स क्या हैं, जो पहले तो उनको पता था, यही डिफरेंशिएटेड सेल्स कई-कई जो हैं, सारे नहीं, कुछ सेल्स यही डिफरेंशिएटेड सेल्स आगे जाके डी डिफरेंशिएशन करते हैं। मतलब पहले इनको अपना फंक्शन पता था कि इनको क्या करना है, फिर इन्होंने एकदम से अपना फंक्शन क्या कर दिया, चेंज कर दिया, दोबारा से अनडिफरेंशिएटेड सेल बन गए ये और फिर से अब इनमें नया फंक्शन जो है वो एक्वायर करेंगे। स्टीवर्ट जो थे उन्होंने सबसे पहले 1957 में सेलुलर टोटिपोटेंसी के बारे में एविडेंसेस दिए थे। अब सेलुलर टोटिपोटेंसी क्या होती है? ये एक ऐसी एबिलिटी होती है सेल की जिससे कि एक सेल से पूरा का पूरा कंप्लीट ऑर्गेनिज्म या इंडिविजुअल बन सकता है। तो ये सबसे पहले जो ऑब्जर्व करी थी इसके जो एविडेंसेस थे वो किसने दिए थे? स्टीवर्ट ने दिए थे 1957 में। तो आज हमने क्या-क्या पढ़ा देखिए शुरू से एक बार फिर से गो थ्रू करते हैं। हमने आज एवोल्यूशन के बारे में पढ़ा सेल की कि कैसे प्रोकैरियोट्स से यूकैरियोट्स में चेंज हुए हैं। 3 चेंजेस हमने इसमें देखे कि डीएनए जब ज़्यादा हुआ तो कैसे उसने अपने मैकेनिज़्म को चेंज किया उसको फिट कराने के लिए। फिर हमने बाद में देखा कि बहुत सारे इंट्रासेल्युलर मेम्ब्रेन ऑर्गेनेलीज़ भी डेवलप हो गए। फिर बाद में हमने ये देखा कि कैसे माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट बने, कैसे बैक्टीरिया के साथ उसने एसोसिएशन करी और बाद में ये 2 ऑर्गेनेलीज़ बना दिए। फिर हमने टाइप्स ऑफ सेल्स पढ़े, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बीच में डिफरेंसेस पढ़े बहुत सारे कि क्या-क्या डिफरेंसेस होते हैं इनमें। फिर हमने एनिमल सेल और प्लांट सेल के बारे में पढ़ा। फिर उसके बाद हमने 3 तरह के सेल्स पढ़े जो कि डिवीजन के बेसिस पे बनते हैं और हमने बताया कि स्टीवर्ट 1957 में उन्होंने एविडेंसेस दिए थे सेलुलर टोटिपोटेंसी के। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। कल हम बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो है इसका आगे का पढ़ेंगे। ये तो हमने बिल्कुल बेसिक सा पढ़ा। कल हम जो है सेल के कंपोनेंट्स को डिस्कस करेंगे, सेल के पार्ट्स को डिस्कस करेंगे एक-एक करके। जो ये काफ़ी लेंथी भी है तो एक वीडियो में तो वो वैसे भी नहीं होगा तो उसके लिए हमें मल्टीपल वीडियोज़ बनानी पड़ेंगी, है ना? तो मल्टीपल लेक्चर्स में करेंगे इसको कंप्लीट और अच्छे से करेंगे। ऐसे करेंगे कि आपको सेल का एक-एक पार्ट पता हो और आप उसको कभी भी आपसे कोई भी कुछ भी पूछे तो आपको उसके बारे में पता हो। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।